ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि साम्राज्य तलवार के दम पर, मतलब जंग और जीत से बनते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का असली हथियार तलवारें नहीं थीं, बल्कि संधियां, समझौते और बहुत चालाकी से बनाई गई पॉलिसीज थीं। बिल्कुल। आज हम भारत में ब्रिटिश विस्तार के उसी दौर की, मतलब 1757 से 1857 तक की गहराई में उतरेंगे, जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। हाँ। हम उन कागजी हथियारों की बात करेंगे जो कभी कभी तोपों से भी ज्यादा कारगर साबित हुए। और इसके लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत भी हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया के कुछ अंश, और साथ ही शशि थरूर और वॉल्टर रीड जैसे इतिहासकारों के कुछ बहुत दमदार विचार भी हैं। जी। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये रिंग फेंस नीति, सहायक संधि और व्यापकत का सिद्धांत, ये सब असल में थी क्या, और इन्होंने कैसे काम किया। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की कई ताकतों में से एक से भारत की सबसे बड़ी, मतलब सर्वोच्च शक्ति बन गई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक डर से। डर? किस बात का डर? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स का दौर है। कंपनी के पास बंगाल तो है, लेकिन वो चारों तरफ से मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसी बड़ी भारतीय ताकतों से घिरी हुई है। अच्छा। तो उन्हें एक सीधा टकराव नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि बिना अपनी सीमाओं को बहुत ज्यादा फैलाए अपने इलाकों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और यहीं पर उनकी पहली बड़ी चाल सामने आती है, रिंग फेंस नीति। हाँ, इसका जो मूल विचार था वो बहुत ही सरल था। अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा करके अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना। मतलब अपनी दीवार बनाने के बजाय अपने पड़ोसी के घर के चारों ओर दीवार बना दो। बिल्कुल, और उसकी सुरक्षा करो। इससे क्या होगा कि हमलावर आप तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा। एक मिनट, तो कंपनी कह रही थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप उसका खर्चा उठा लो। हाँ। किसी भी नवाब को ये अजीब नहीं लगा? लगा होगा, जरूर लगा होगा, लेकिन उनके पास विकल्प भी तो कम थे। अच्छा। अवध का उदाहरण सबसे सटीक है यहाँ पर। अच्छा। उन्हें पश्चिम से अफगानों और मराठों का खतरा था। कंपनी ने कहा, हम आपकी सीमा पर अपनी सेना तैनात करेंगे, उसे अपने अफसरों से कमांड करेंगे और आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। नवाब को यह सौदा ठीक लगा। लेकिन इसका खर्चा? सारा का सारा खर्च अवध के नवाब पर डाल दिया गया। मतलब सेना कंपनी की, कमांड कंपनी का, हथियार कंपनी के, लेकिन पैसा नवाब का। वाह। कहने को तो ये एक डिफेंसिव पॉलिसी थी, पर असल में ये भविष्य में होने वाले नियंत्रण का पहला बीज था। कंपनी को भारतीय शासकों के खर्चे पर अपनी एक बड़ी सेना बनाए रखने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। तो ये एक तरह से आउटसोर्सिंग थी, पर अपनी ही सेना के लिए, और वो भी किसी और के पैसे पर। बहुत चालाकी से सोचा गया था। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। रिंग फेंस ने तो सिर्फ नींव रखी थी। असली इमारत तो इसके बाद बननी शुरू हुई, और वो इमारत बनाई लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस एक रक्षा के विचार को एक साम्राज्य बनाने के शक्तिशाली हथियार में कैसे बदला गया? वेलेस्ली ने इसी रिंग फेंस के आइडिया को एक नया और आप कह सकती हैं ज्यादा आक्रामक रूप दिया, जिसे हम सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। इसकी शर्तें बहुत सीधी थीं और उतनी ही खतरनाक भी। पहली, भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र में एक स्थायी ब्रिटिश सेना रखनी होगी और उसका पूरा खर्च भी उठाना होगा। और अगर पैसा नहीं दे पाए तो अपने राज्य का एक हिस्सा देना होगा। अच्छा, और दूसरी शर्त, वो तो शायद इससे भी ज्यादा घातक थी। शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना होगा। जी, कहने को तो वो एक दूत था, पर असल में वो राजा के हर फैसले पर नजर रखने वाला कंपनी का एक जासूस था। और बस इतना ही नहीं, तीसरी और चौथी शर्तों ने तो राज्य की आजादी को मतलब पूरी तरह खत्म ही कर दिया। बिल्कुल, शासक अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी भी दूसरे यूरोपियन को नौकरी पर नहीं रख सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो गवर्नर जनरल से पूछे बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई बातचीत या समझौता भी नहीं कर सकता था। ये तो किसी शिकारी के जाल जैसा है। आपकी अपनी कोई सेना नहीं, आपकी कोई विदेश नीति नहीं, और आपके दरबार में एक जासूस बैठा है। इसके बदले में कंपनी दे क्या रही थी? बस एक वादा। सिर्फ एक वादा? हाँ, कि हम आपको बाहरी दुश्मनों से बचाएंगे और आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ये सुनने में इतना अच्छा लगता था कि कई शासकों को लगा कि ये उनकी गद्दी बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो अपनी आज़ादी बेच रहे हैं। पर क्या शासकों को ये समझ नहीं आता था कि वो किस जाल में फंस रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया एक झटके में नहीं होती थी। इसे राज्यों को धीरे धीरे फंसाने के लिए 4 स्टेज में लागू किया जाता था। 4 स्टेज? जी। पहला स्टेज,
किसी दोस्त भारतीय राज्य को युद्ध में मदद की पेशकश करना। ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरा स्टेज, उस राज्य के साथ मिलकर किसी कॉमन दुश्मन से लड़ना, इससे भरोसा बनता था। तीसरा और सबसे अहम स्टेज, अब कंपनी मदद के लिए सैनिक नहीं बल्कि पैसा मांगते थे। वो कहते थे कि हम आपके लिए एक स्थायी सेना रखेंगे जिसका खर्च आपको देना होगा। और यहीं से जाल कसना शुरू हो जाता था। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी चरण सबसे विनाशकारी था। सुरक्षा की ये कीमत मतलब सब्सिडी जानबूझकर इतनी ज्यादा रखी जाती थी कि शासक उसे चुका ही नहीं पाता था। और जैसे ही वो कर्ज में डूबा, कंपनी कर्ज के बदले उससे राज्य का एक बड़ा और उपजाऊ हिस्सा ले लेती थी। बिना एक भी गोली चलाए जमीन कंपनी की हो जाती। यही, और ये तरीका ये उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। हैदराबाद के निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, एक के बाद एक 100 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य इसके जाल में फंस गए। 100 से ज्यादा? हाँ, तभी तो सिडनी जे.ओ.वन ने कहा था कि वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बना दिया। कंपनी अब सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि सुप्रीम ताकत बन चुकी थी। तो सहायक संधि से राज्यों पर पूरा कंट्रोल हो गया, उनकी सेना और विदेश नीति सब खत्म हो गई। तो फिर इसके आगे और क्या बचा था? उन्हें सीधे सीधे अपने साम्राज्य में मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर कहानी में लॉर्ड डलहौजी की एंट्री होती है और विस्तार का सबसे, कह सकते हैं, क्रूर हथियार सामने आता है। सहायक संधि से राज्य नियंत्रण में तो थे, पर अभी भी वो तकनीकी रूप से आजाद थे। उनका अपना शासक था। डलहौजी को ये बर्दाश्त नहीं था। वो मौका ढूंढ रहा था इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का। और वो मौका उसे मिला व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और खतरनाक था। बिल्कुल। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर किसी शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के, मतलब अपने बेटे के, हो जाती है तो उसका गोद लिया हुआ बेटा उसकी निजी संपत्ति का वारिस तो बन सकता था, लेकिन राज्य का नहीं। तो फिर राज्य का क्या होता था? राज्य का क्या होगा ये तय करने का अधिकार सर्वोच्च शक्ति यानी अंग्रेजों के पास चला जाता था। और डलहौजी के दौर में इसका मतलब सिर्फ एक ही था, राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। जी, उसे सीधे कब्जे में ले लिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों का दावा तो ये था कि ये पॉलिसी हिंदू कानून और भारतीय रीति रिवाजों पर आधारित है। क्या ये सच था? हमारे शोध बताते हैं कि ये दावा बहुत कमजोर था। हिंदू कानून इस विषय पर बहुत स्पष्ट नहीं था और भारतीय राजाओं द्वारा ऐसा करने के उदाहरण बहुत दुर्लभ थे। ये कोई स्थापित भारतीय परंपरा नहीं थी, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये बस एक बहाना था। हाँ, डलहौजी से पहले के गवर्नर जनरल विलय करने से बचते थे, अगर बच सकते थे तो। लेकिन डलहौजी के बारे में स्रोत साफ कहता है कि वो विलय करने के मौके ढूंढता था। उसने इस नीति को लागू करने में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया। अच्छा, उसका सिद्धांत साफ था, अगर विलय करने का कोई भी जायज कारण मिल सकता है तो विलय कर लेना चाहिए। और इसका असर जमीन पर दिखा। सतारा, जैतपुर, संभरपुर और फिर सबसे मशहूर नाम झांसी और नागपुर। हाँ, झांसी का नाम सुनते ही हर किसी को इसका ऐतिहासिक महत्व और इसके दूरगामी परिणाम समझ आ जाते हैं। ये नीति तो सीधे तौर पर भारतीय राजघरानों के अस्तित्व पर ही हमला थी। बिल्कुल, और ये कंपनी की सोच में एक बड़े बदलाव को भी दिखाता है। अब वे सिर्फ कंट्रोलर या टैक्स कलेक्टर नहीं रहना चाहते थे, अब वो सीधे शासक बनना चाहते थे। और ये हमें वापस अवध की कहानी पर लाता है। अवध उन पहले राज्यों में से था जो सहायक संधि के जाल में फंसा था। हाँ। लेकिन विडंबना देखिए कि 1856 में उसका विलय किसी और ही बहाने से हुआ। अवध की कहानी इन सभी नीतियों के मिले जुले असर का सबसे दुखद उदाहरण है। लगभग 80 सालों तक सहायक संधि के बोझ तले दबे रहने के कारण अवध की प्रशासनिक और आर्थिक हालत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। नवाब को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए हर साल भारी रकम देनी पड़ती थी। ऊपर से अलग अलग गवर्नर जनरलों को योगदान के नाम पर भी बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी, जिसका मतलब है कि राज्य का खजाना खाली हो गया और जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया। बिल्कुल, और इस स्थिति को डलहौजी ने अपने हक में इस्तेमाल किया। उसने अपने ब्रिटिश रेसिडेंट्स, पहले स्लीमैन और फिर आउटरम, से रिपोर्ट मंगवाई। इन रिपोर्ट्स में अवध में फैले कुशासन और अराजकता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। अच्छा, तो यहाँ व्यापगत का सिद्धांत तो लागू हो नहीं सकता था क्योंकि नवाब के उत्तराधिकारी थे। सही पकड़ा। इसीलिए कुशासन का बहाना बनाया गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर लंदन में बैठे कंपनी के निदेशकों ने
अवध के पूर्ण विलय का आदेश दे दिया। ये दिखाता है कि जब एक पॉलिसी काम नहीं करती थी तो वे दूसरी का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, विलय। और अंत में नवाब वाजिद अली शाह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। और हमारे स्रोत इसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कहते हैं। एक ऐसी भूल जिसकी भारी कीमत अंग्रेजों को सिर्फ 1 साल बाद 1857 के विद्रोह के दौरान चुकानी पड़ी। अवध विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बना। हाँ, क्योंकि इस विलय ने सिर्फ शासक को ही नहीं बल्कि आम जनता, तालुकदारों और कंपनी की अपनी सेना में काम कर रहे अवध के हजारों सिपाहियों को भी नाराज कर दिया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा था? मतलब क्या लंदन में कोई ग्रैंड मास्टर बैठा था जो ये सारी चालें चल रहा था, या ये बस मौका परस्ती थी? इस पर 2 बहुत अलग-अलग विचार हैं। एक तरफ सर जॉन सिली का मशहूर विचार है जो कहते हैं कि अंग्रेजों ने अनुपस्थित मन की स्थिति में, मतलब इन अ फिट ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड, आधा दुनिया जीत लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि ये गलती से हुआ, बल्कि ये कि इसके पीछे कोई एक 100 साल का मास्टर प्लान नहीं था। ये स्वार्थ से प्रेरित अलग अलग नीतियों का एक असंगत समूह था। धन की इच्छा, रणनीतिक कब्जा और प्रतिष्ठा की चाह। लेकिन अब 2.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की फौज, पूरे देश के व्यापार पर नियंत्रण, टैक्स वसूली और भारतीय जीवन के हर पहलू पर हुक्म चलाने जैसी चीज को अनुपस्थित मन से कैसे कर सकते हैं? ये बात शशि थरूर जैसे विचारक भी कहते हैं। ये कोई हादसा तो नहीं लग सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही दूसरा दृष्टिकोण आता है जो नियंत्रण के पैमाने और उसकी समग्रता पर जोर देता है। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। मतलब हो सकता है कि लंदन में बैठकर किसी ने कोई मास्टर प्लान न बनाया हो, लेकिन भारत में मौजूद गवर्नर जनरल जैसे वेलेस्ली और डलहौजी वो अपने अपने तरीके से विस्तार की एक बहुत ही साफ नीति पर चल रहे थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, कंपनी की ताकत को सर्वोच्च बनाना। और आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अकेले अपने 8 साल के कार्यकाल में लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। जी, उसने उस विस्तार की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर दिया जो 1757 में प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई थी। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ युद्ध के मैदानों में नहीं गढ़ा गया, उसे संधियों, प्रशासनिक दावपेंच और कानूनी दस्तावेजों की स्याही से लिखा गया था। रिंग फेंस, सहायक संधि और व्यापगत का सिद्धांत, ये सब योजनाबद्ध तरीके से भारतीय राज्यों की स्वायत्ता, सत्ता और जमीन छीनने के हथियार थे। ये एक ऐसी जीत थी जो तलवार से ज्यादा कलम से लड़ी गई। और ये कितना अजीब है कि जिन प्रशासनिक नीतियों ने इस साम्राज्य को बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उन्हीं ने इसके खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह को भी जन्म दिया। बिल्कुल। और यही हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। अवध का विलय, जैसा कि श्रोत में कहा गया, एक राजनीतिक भूल थी। तो सवाल ये है, अगर ये प्रशासनिक नीतियां साम्राज्य बनाने में इतनी प्रभावी थीं, तो उन्हीं के भीतर ऐसा क्या था जिसने अपने सबसे बड़े विद्रोह के बीज भी बो दिए? वो कौन सा मोड़ आता है जब व्यवस्था और नियंत्रण स्थिरता के बजाय विद्रोह को जन्म देते हैं?